हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो रिसेप तैयब अर्दोहन जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, ये कश्मीर के इशू को उठाते रहते हैं टाइम एंड अगेन। इंडिया ने कई बार समझाया भी है कि दिस इज अवर बायलेटरल इशू, हम खुद सोल्व कर लेंगे, वी डोंट वांट एनी अदर कंट्री टू इन्फ्लुएंस दिस मैटर। लेकिन इनको समझ नहीं आता है, ये कहीं से भी आउट ऑफ द ब्लू किसी भी मीटिंग में खड़े होकर कश्मीर के इशू को उठा देते हैं। अब इसी के रिस्पॉन्स में एस जयशंकर जी की जो मीटिंग हुई थी इनके काउंटर पार्ट से, यानी कि जो टर्की के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनसे, जयशंकर जी ने भी साइप्रस का इश्यू उठा दिया। अब साइप्रस बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है टर्की के लिए। दूसरी बात, हमारा तो कश्मीर पे होल्ड है, इनका तो होल्ड ही नहीं है साइप्रस पे, ये कुछ कर ही नहीं सकते उस मैटर पे। क्यों नहीं कर सकते ये भी हम डिस्कस करेंगे, और साइप्रस का पूरा इश्यू है क्या हम ये भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जैसा कि मैंने बोला, कश्मीर के केस में कई बार हमने टर्की को बोला है कि हमारा और पाकिस्तान का इश्यू है, हम उस चीज को सोल्व कर लेंगे, तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन उनको समझ नहीं आता है। और अभी जो यूएनजीए का एड्रेस दिया था उन्होंने, अर्दोहन ने, उन्होंने उसमें बोला इंडिया एंड पाकिस्तान हैवंट एस्टैब्लिश्ड पीस, कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कश्मीर को लेके। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हम होप करते हैं, आशा करते हैं कि कश्मीर में जल्दी से जल्दी पीस एस्टैब्लिश हो। अब उनके ये कमेंट्स ऑफ कोर्स हमें क्यों ही अच्छे लगेंगे, जब हमने ऑलरेडी उनको कई बार समझा दिया है कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, तो आप इससे बाहर रहिए। तो इसीलिए हमने भी क्या बोला कि ठीक है, यू आर ऑलवेज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कश्मीर, लेट्स गेट अस ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टू योर सेंसिटिव इश्यू, दैट इज साइप्रस इश्यू। ठीक है। और तब जाके जयशंकर जी ने उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं टर्की के, उनसे इस बारे में बात करी। अब ये है साइप्रस आइलैंड, जो आपको व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है दैट इज नदर्न साइप्रस, और जो येलोइश दिख रहा है दैट इज सदर्न। वैसे वो सदर्न सिर्फ रेफरेंस के लिए बोला जाता है, उसको ही रियल रिपब्लिक ऑफ साइप्रस बोला जाता है। नदर्न में रहते हैं तुर्क के ओरिजिन के जो हैं, और इधर रिपब्लिक ऑफ साइप्रस में रहते हैं ग्रीक ओरिजिन के जो साइप्रस के लोग हैं। ठीक है, इसको हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, साइप्रस आइलैंड जो है वो पहले ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था। उसके बाद यहाँ पे 1878 तक जो ब्रिटिश एम्पायर के लोग हैं वो आकर रहने लगे, ऑक्यूपेशन करने लगे, और 1914 में एनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने साइप्रस आइलैंड को। अब जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर टर्किश और ग्रीक जो ओरिजिन के लोग हैं वो रहते थे। 1925 में ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया कि साइप्रस जो है एक ब्रिटिश कॉलोनी है। लेकिन साइप्रस के लोगों ने बार बार आज़ादी की मांग करी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए एट एनी कोस्ट। तो फाइनली ब्रिटेन ने बोला कि ठीक है, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो हम दे देते हैं। लेकिन जब तक ब्रिटेन ने इनको इंडिपेंडेंस दी, तब तक यहाँ के जो दो ओरिजिन के लोग थे, टर्किश एंड ग्रीक, उनमें डिस्प्यूट्स पैदा करा दिए, उनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे। तब तक बेसिकली वही जो ब्रिटिशर्स की जो पहले से फिलोसॉफी रही है कि ब्रेक एंड रूल, वही यहाँ पर भी अपनाई गई। साइप्रस को इंडिपेंडेंस तो मिल गई 16 अगस्त 1960 को, और यहाँ की जो गवर्नमेंट फॉर्म करी गई वो दोनों ओरिजिन के लोगों को लेकर करी गई। जैसे जो प्रेसिडेंट बने यहाँ के वो ग्रीक ओरिजिन के बने और टर्किश ओरिजिन के बने वाइस प्रेसिडेंट, और ऐसे ही इनकी पावर शेयरिंग गवर्नमेंट बनी बेसिकली। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ज्यादा जो रेशियो था वो ग्रीक्स का था। जो रेशियो था ग्रीक्स टू टर्क्स, दैट वाज 7-3। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो ग्रीक पॉपुलेशन थी वो वहाँ पे वो ज्यादा थी, 78% ग्रीक थे। तुर्क जो थे वो 18% थे सिर्फ, और बाकी 4% माइनॉरिटीज थे। लेकिन जो फूट एक बारी पड़ चुकी थी वो कभी रुकी ही नहीं। जो कॉन्फ्लिक्ट्स एक बारी इन दोनों के बीच पैदा हो गए थे, दो ग्रुप्स के बीच, वो कभी खत्म नहीं हुए। और 1963 में फाइटिंग हो गई दोनों ग्रुप्स के बीच, जिसमें कि 364 टर्किश मारे गए और 174 ग्रीक ओरिजिन के मारे गए लोग। ठीक है। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट थी पावर शेयरिंग वाली, वो कोलैप्स हो गई। अब 27 दिसंबर 1963 में एक पीस कीपिंग फोर्स को लाया गया है यहाँ पे, जो पुट टुगेदर करी गई थी बाय ब्रिटेन, ग्रीस एंड टर्की। और ग्रीक ओरिजिन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट माना गया, उसको ही रिपब्लिक ऑफ साइप्रस माना गया एट द एंड ऑफ डिबेट्स जो कि हुई थी यहाँ पे 1964 तक। अब इसके चलते ऑफ कोर्स जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो तो कम नहीं हुए। तो जो टर्किश ओरिजिन के थे वो नॉर्थ की तरफ जाने लगे, उन्होंने अपना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, वो नॉर्थ की तरफ बस गए सारे। और जो ग्रीक ओरिजिन के थे वो इधर साउथ साइड में आ गए।
तो इसलिए उधर बोला जाने लगा टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न साइप्रस। अब उधर जब टर्किश के ओरिजिन के लोग गए तो टर्की ने उधर से इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया कि भाई हम इसको एक अलग कंट्री बनाएंगे, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। जबकि जो ग्रीक ओरिजिन के सदर्न एरिया में थे वो चाहते थे कि पूरा साइप्रस आइलैंड एक ही रहे और इसका विभाजन ना किया जाए। पूरा जो यूएन है, इंडिया है और भी बहुत सारी कंट्रीज है, ग्रीस है, वो भी सब चाहते हैं कि साइप्रस आइलैंड का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो कि भाई उधर तुर्क रहने लगे, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए और इधर हम नहीं। वो चाहते हैं साइप्रस आइलैंड एक ही रहे। लेकिन जो तुर्क वाले लोग हैं वो ये नहीं चाहते। और दूसरी बात है, टर्की जो है वो उनको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। टर्की ने इवन इस नदर्न वाले एरिया में अपनी आर्मी भी को भी भेज रखा है, जिसकी वजह से 1974 में ग्रीस ने बोला कि अगर आप अपनी आर्मी को यहाँ ऐसे रखोगे और ज़्यादा बढ़ाओगे तो हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे। और आपको पता होगा ग्रीस टर्की दोनों ही नाटो के मेंबर्स हैं और नाटो का जो ग्रुप है वो ये कहता है कि अगर हमारे इस ग्रुप के किसी भी मेंबर पे अटैक होता है तो ये अटैक नाटो पर माना जाएगा और फिर सारी कंट्रीज जो एग्रेसर है उस पर अटैक करेगी। अब इस केस में दोनों ही नाटो की कंट्रीज थी, तो जो भी कंट्री पहले अटैक की तरफ बढ़ेगी उस पर बाकी नाटो कंट्रीज एक्शन लेगी उसके अगेंस्ट। अब यहाँ पे टर्की को माना जाता है एग्रेसर क्योंकि उन्होंने ही पहले अपनी आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉय करा और वो चीज़ें करी। लगभग ऐसा सीन बन गया था 1974 में कि ये दोनों कंट्री कगार पे थी वॉर के। लेकिन अगेन दोनों नाटो की कंट्रीज है और टर्की को अच्छे से पता था कि अगर कुछ भी एक्शन ज़्यादा लिया जाएगा टर्की की तरफ से तो सारी नाटो कंट्रीज उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। फिर इसीलिए टर्की थोड़ा पीछे हट गया। लेकिन आज भी दोनों कंट्रीज के बीच इश्यूज बने रहते हैं। आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा का ऐसा ही है और इसीलिए ये एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है टर्किश गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अब इंडिया हमेशा, जैसा कि मैंने बोला, साइप्रस को ही सपोर्ट करता है कि भाई इस आइलैंड को डिवाइड नहीं करा जाए। इवन जब टर्की ने बोला कि 2 स्टेट ही सोल्यूशन है साइप्रस केस में, तब भी इंडिया ने रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो कि ग्रीक ओरिजिन वाला है, जो कि सदर्न एरिया में रहता है, उसको ही सपोर्ट करा था क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं कि साइप्रस को डिवाइड ना करा जाए। तो बेसिकली हम टर्की को कभी सपोर्ट नहीं करते, साइप्रस को करते हैं। और इसीलिए देखो टर्की हमारे खिलाफ ही रहता है ज़्यादातर। आपने अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक और न्यूज़ कवर करी थी टर्किश गवर्नमेंट के लिए, तो पाकिस्तान के थोड़े फेवर में रहता है, हमारे अपोजिट रहता है, इसलिए कश्मीर इश्यू को कहीं से भी उठा देता है। लेकिन इस बारी वी मेड श्योर कि भाई अगर आप हमारा कश्मीर इश्यू उठाओगे तो हम साइप्रस उठाएंगे। और कश्मीर तो बेसिकली हमारा ही है, साइप्रस पे तो आपका कोई होल्ड भी नहीं है, आप बस होल्ड लेना चाहते हैं। ठीक है, so this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.